ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। आप दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं। खबरों को भी ज़रा तेज़ी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं दाखिला वज़ीर साहब की, क्योंकि दाखिला वज़ीर की सरबराही में 2 रोज़ा इजलास दिल्ली के अंदर जारी है और आज इजलास का आखिरी दिन है। और 2 रोज़ा इजलास जो था ये मुल्क की सलामती, अंदरूनी मामलात से लेकर खारजी मामलात किस तरीके से चल रहे हैं और इसमें एक बड़े इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या कुछ रोल बनता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो की कारकर्दगी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को दरपेश मसाइल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जो कुछ चीज़ें हैं उस पर कल तबादला ख्याल हुआ है। और दाखिला वज़ीर ने कल इस मीटिंग की सदारत करते हुए 3-4 बड़ी बातें जो है वो कही है। एक ये कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि उनके इनपुट्स पर ही कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही है। दूसरा जो सपोर्ट सिस्टम है, जब तक उसे मुकम्मल तौर पर तहस नहस नहीं किया जाएगा तब तक मुल्क के अंदर सलामती को यकीनी बनाना इंतहाई मुश्किल होगा। और सपोर्ट सिस्टम की उन्होंने अज़ खुद वजाहत करते हुए कहा कि फाइनेंस से लेकर ऑपरेशंस तक और ऑपरेशन से लेकर भर्ती तक जितना भी अमल इसमें सरहद के उस पार से चलाया जा रहा है और साइबर को लेकर कल उनकी एक फ़िक्र दिखी और उसके साथ साथ मंशियात भी कल इस पूरे मामले में सरफहरिस्त रही है। तो कल दाखिला वज़ीर की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान पूरे मुल्क से मौजूद रहे और दाखिला वज़ीर अमित शाह ने लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म यानी जो नक्सलवादी इलाकों के अंदर जिस तरीके से अभी भी सूरत हाल बन रही है और बनी हुई है उसको किस तरीके से काबू किया जाए, उनके फाइनेंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक जामिया प्रोग्राम बनाना होगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके दाखिला वजारत का मानना है कि बाएँ बाजू का जो एक्सट्रीमिज़म है वो आहिस्ता आहिस्ता जी ख़त्म हो रहा है, इंतहा पसंदी ख़त्म हो रही है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो दाखिला वज़ीर ने कल 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंटली कही है। एक ये कि जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल जिस तरीके से और बेहतर बनाने के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंटों का और मुल्क के हसास इदारों का एक अहम रोल बनता है। पाकिस्तान और चीन की जिस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं और सरहद पार से जिस तरीके से मंशियात को भेजा जा रहा है वो मंशियात भी कहीं ना कहीं जहां मुल्क के नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वहीं पर इस पैसे से मुल्क के अंदर ही इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को चलाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कार्रवाई करना और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका ये भी मानना है कि अगर बड़ी कामयाबियां अभी तक तो ज़रूर हाथ लगी हैं और कई अहम तरीन ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सन 47 के बाद से ही अपना रोल प्ले किया है, ताहम अभी भी कई ऐसे चैलेंज हमारे सामने हैं जिनको लेकर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आला सतही इजलास की सदारत करते हुए मुल्क में दाखिली सलामती की सूरत हाल का जहाँ जायज़ा लिया गया, वहीं पर इस मुलाकात के अंदर कौमी सलामती से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर बशमूल इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, उसके साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी के ख़तरात और दीगर अमूर है, चाहे वो सरहद के उस पार से हो या सरहद के इलाकों के हों, उन पर सैर हासिल बहस की गई। जिसके बाद दाखिला वज़ीर ने पीठ थपथपाई है IB की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, और कहा कि उनसे मुल्क की उम्मीदें और भी है। यानी फ़िलहाल आज भी ये इजलास जो है वो जारी रहेगा। 2 रोज़ा इजलास था, कल पहला दिन था और दाखिला वज़ीर ने कल अपने इब्तिदाई कलमात के दौरान ही इन ख्यालात का इजहार किया। याद रखिएगा कि चंद दिन पहले हरियाणा के अंदर भी इसी तरीके का इंटेलिजेंस और पुलिस अफसरों का इजलास तलब किया गया था और हरियाणा रियासत की जायज़ा सूरत हाल ले ली गई थी और उसके बाद वहाँ पर भी जिस तरीके की बातें दाखिला वज़ीर ने उस रियासत के हवाले से कही थी, यहाँ पर जो बात थी वो ये, चूँकि दूसरा इजलास था जहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर भी मौजूद थे और सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर ही पूरे मुल्क में जो काम कर रहे हैं वो मौजूद थे, तो उनके लिए हदफ क्या है और हदफ तक जाने का रास्ता क्या है, सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है, इन सभी मामलों पर सैर हासिल बहस की गई है। चलिए, दिल्ली के अंदर ये इजलास जिसका आज आखिरी दिन है, मजीद मामलात ज़ेर बहस हैं जिन पर आज सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी वजारत दाखिला ले सकता है और उसके बाद इस पर मजीद आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा CBI की कार्रवाई की भी। तहकीकाती एजेंसियां मुसलसल सरगर्म है और कार्रवाई अब हुई है बैंक फ्रॉड केस में और ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है, केस मजीद आगे बढ़ा है। दरअसल जो CBI है उसने जम्मू कश्मीर बैंक जो फ्रॉड केस था इसमें 2 अफराद को मुलव्वस पाते हुए गिरफ्तार किया और जो कल बयान जारी किया गया उसमें क्लियर किया गया कि इस
फ्रॉड से मुतल्लिक एक मामले में एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके उस वक्त के जब ये केस सामने आया था, 2 डायरेक्टर्स उस वक्त जो काम कर रहे थे, खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और सीबीआई के बयान के मुताबिक कि बैंक फ्रॉड केस की तहकीकात जो जारी है, ये कठुआ का मामला था, जहां पर कठुआ के अंदर एक निजी कंपनी के उस वक्त के 2 डायरेक्टर जो बतौर डायरेक्टर उस वक्त काम कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। और इस केस के सिलसिले में कार्रवाई जब हुई, 12 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। सीबीआई के मुताबिक लुधियाना की शिकायत पर जो SAM ब्रांच है, SBI SAM ब्रांच लुधियाना की शिकायत पर निजी कंपनी और उसके कुछ बाकी लोगों का जो मुलव्विस थे इस फ्रॉड केस में, उनका नाम सामने आया। 12 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया। बिलाखिर जब गिरफ्तारी हुई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बताया जाता है कि कुछ नामालूम अफसरान के साथ मिलकर साजिश करते हुए बैंक को तकरीबन 121.13 करोड़ रुपए बशमूल 87 करोड़ से ज्यादा की रकम है, जिसमें लेन देन में धोखा हुआ। कई ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई जिनका कहीं पर नामो निशान तक नहीं था। और 2 अफसरान, ये जो डायरेक्टर्स की बात कही गई है जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनको सब कुछ पता था, लेकिन आला हुकाम के नोटिस में ये चीजें नहीं लाई गई। और मुल्जिमान ने 2006 से 2019 के दौरान जो पेश की इजाजत है, कहा जाता है कि उसके हासिल किए बगैर ही कर्ज का जो लेन देन था और बैंकों को बताए बगैर मशीनरी के पुर्जे और ये अंदरूनी जो काम था वो चलाया जाता रहा। 2006 से 2019 के दरमियान फरवरी 2020 में केस दर्ज हुआ और 2022 के नवंबर में जाकर एक बयान में जो आज क्लियर किया गया कि 2 उस वक्त के डायरेक्टर्स जो इस केस में बराह रास्त मुलव्विस थे, दीगर अफसरान के मिलकर न सिर्फ कर्जे से ये बड़ी इंपॉर्टेंट 87 करोड़ के आसपास ये लोन था, लेकिन जब आप इंटरेस्ट मिलाकर देखेंगे तो डेट इज 121.13 करोड़। अब ज़रा थोड़ी सी अपनी बात करते हैं इसको लेकर। बैंक ने लोन दिया, डिफ़ॉल्टर्स हुए, सीबीआई की कार्रवाई हुई। अगर आपने और मैंने बैंक में लोन लेने के लिए जाना तो हमारे पसीने निकलते हैं और एक फॉर्मेलिटी से दूसरी फॉर्मेलिटी से तीसरी फॉर्मेलिटी करते करते वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो शेल्व हो जाता है। लोन शायद ही किसी को मिलता हो। और जिन हजरात को लोन मिलता है वो किस तरीके से इस लोन का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर NPA अकाउंट्स को जब आप खंगालेंगे और इस फाइनेंशियल स्टोरी को पढ़ेंगे तो पता लगेगा रईस लोग हैं जी, बड़े लोग हैं, असर वाले लोग हैं या रिश्वत खाने वाले लोग हैं, दोनों मिलते हैं, एक प्रोजेक्ट को डालते हैं जिसको लेकर पैसा लिया जाता है और बाद में बैंक को चूना लगाया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर लगाया गया। लेकिन यहाँ पर बैंक ने कबल वक्त कार्रवाई की, सीबीआई को बताया कि किस तरीके से फ्रॉड किया गया, जिसके लिए लोन लिया गया वो वहाँ पर लोन हुआ नहीं, फंड्स किस तरीके से डाइवर्ट की गई। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से देखेंगे तो हमारे पास भी इस तरीके की बहुत सारी केसेस हैं जहाँ पर बैंक लोन एक फर्म को खड़ा करने के लिए लिया गया। आज के दिन में फर्म कहीं पर नहीं है, लेकिन उस शख्स से आज तक भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है कि जनाब आपने किस तरीके से लोन, या हज़ारों करोड़ रुपए का मामला वहाँ पर भी है। आपने मैंने लेना हो लोन तो मुश्किल है, लेकिन फ्रॉड और ठग्स ने लोन लेना हो उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है। ये सिर्फ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का ही मामला नहीं, एंटायर इंडिया में भी इस तरीके की सूरत हाल चल रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सियासत की करते हैं। और सियासी बात जब करते हैं तो लद्दाख की आपको बात बताते हैं। आपको याद होगा कि 2 तारीख को लद्दाख बंद हुआ था, करगिल के अंदर भी एहतजाजी धरना हुआ था और लेह के अंदर भी धरना हुआ था। एपेक्स और LBA जो लद्दाख हिल काउंसिल के लोग हैं और सारे लोग हैं, वहाँ पर जॉइंटली ये सारा प्रोसेस चला था और एहतजाज को आगे बढ़ाया गया था और कहा गया था कि 6 शेड्यूल की मांग और जो दीगर मुतालबात थी उनकी तरफ से सामने रखा गया। लेकिन कल इस पूरी मांग के बीच एक और पहल सामने हुई है, जहां पर रात देर गए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इजलास तलब किया गया और लेह का इजलास तलब किया गया। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह का इजलास तलब किया गया और यह खसूसी इजलास तलब किया गया ताकि कैपेक्स बजट पर भी गुफ्तगू और जनरल काउंसिल के इजलास के दीगर मामला भी हो। लेकिन इसी सेशन के दौरान, इस जनरल काउंसिल के सेशन के दौरान 2 करारदादें सामने रखी गई और दोनों करारदादों को जो हाउस है बइत्तिफाक़ी राय जो है वो मंजूर किया गया है। और इसमें जब मैं ये बता रहा हूँ कि जनाब करारदाद पास की गई है और ये सरकारी तौर पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहाँ पर की है, तो पहली करारदाद जो मूव की गई एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए एग्रीकल्चर स्टेंजिंग की तरफ से की गई है, जिसमें मुतालबा मरकज़ी हुकूमत से किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है लद्दाख के लिए, यानी लेह और करगिल जॉइंटली लद्दाख कहलाया जाता है, लद्दाख के लिए जी दिया जाए और भारतीय आईन के तहत जो लद्दाख की आवाम को
हकूक़ हासिल होने चाहिए उन्हें मैसर रखा जाए, उन्हें सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पर ना देखा जाए। और दूसरी बात जो है वो ये भी है कि 6 शेड्यूल के तहत जो मरात उन्हें मिलनी चाहिए उन मरातों को सरकार जो है वो फराहम करे। ये पहला जी रेजोल्यूशन था, पहली करारदाद थी। काउंसिल के अंदर इस पर तकरीबन 1.25 घंटे तक बहस हुई है और हमारे नुमाइंदों के मुताबिक बहस के बाद इस सियासी करारदाद को बइत्तिफाक राय वहां पर मंजूर किया गया है। ये बड़ी बात है। और सीसी ताशी गेल्सन साहब ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस सेशन के अंदर हिस्सा लिया और इन अहम तरीन करारदादों, जहाँ पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और डेवलपमेंट को लेकर दूसरी करारदाद थी, लेकिन ये सियासी करारदाद कल लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह की तरफ से मुंह की गई है, जिसमें मुतालबा मरकजी हुकूमत से किया गया कि उन्हें 6 शेड्यूल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और दीगर मामला है वो सारे के सारे फराहम किए जाए और उन्हें मजबूर ना किया जाए कि वो किसी और रास्ते को अडॉप्ट करें, यानी वो एहतिजाज के रास्ते पर आए। सियासी तौर पर अब काउंसिल लेह के अंदर जो है इस करारदाद को लाया गया है। इधर जो हमारे ज़राए हैं वो ये भी माने कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, तरक्याती काउंसिल करगिल जो है वहाँ पर भी इस तरीके की दोबारा करारदाद रखी जाएगी। वहाँ पर लगातार इस तरीके का जो है वो मोमेंटम बना हुआ है कि जनाब 6 शेड्यूल और दीगर चीज़ें जो वो चाहिए, असम्बली तक की मांग जो है वो वहाँ पर की जा रही है और खुसूसी इख्तियारात की मांग जो है वो लद्दाख की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल सियासी तौर पर करारदाद की गई है पेश लेह के अंदर और बइत्तिफाक राय लेह के तमाम अरकान ने इसे वॉइस वोट से मंजूर कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर पर दोबारा एक अहम मामले पर आपको लिए चलते हैं। पिछले दिनों हमने ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से बात की थी, नाराज़गियाँ थी चूँकि परमिट फ़ीस बढ़ाने के लिए सरकार ने तैयारी की है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलग अलग मसाइल भी ट्रांसपोर्टर्स के हैं जिसे लेकर शिकायत काफ़ी ज़्यादा है। और बात ज़रा श्रीनगर की करते हैं जहाँ पर ARTO दफ्तर से कुछ शिकायत ट्रांसपोर्टर्स की है, जिसे लेकर वो कहते हैं कि कई दिनों से परेशान हैं, कुछ ज़रूरी लवाजमात पूरी करनी हो, कागजात बनाने हो और गाड़ियों की दोबारा अगर रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो कई तरह के मसाइल उन्हें दरपेश हैं। इस वक्त गाड़ियों की दोबारा आसानी से जो रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टर्स का इल्ज़ाम है और उन्हें तंग तलब किया जाता है। ये भी इल्ज़ाम मुतल्लिका अफसरान पर वो लगा रहे हैं, लेकिन मज़ीद इस पर बात करेंगे और दूसरी तरफ कोशिश हमारी रहेगी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पर लिया जाए। हमारे साथ जाहिद ज़हूर साहब हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, फ़ोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं श्रीनगर से। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जाहिद ज़हूर साहब। क्या मामलात हैं, वजूहात क्या हैं कि नाराज़गी मुसलसल बढ़ रही है? और कल भी हमने देखा एहतिजाज ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किया गया और फिर से अब तैयारी की गई है कि फिर से एहतिजाज होगा। वजूहात बुनियादी क्या है कि इतनी दूरियां इंतजामिया के साथ आपकी बन रही हैं? बुनियादी चीज देखिए, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया बोलने के लिए अपने चैनल में। हम बोल रहे हैं आर्टो कश्मीर को, साजिद याहिर नकाश को, वर्क एज पर रूल्स एज पर एक्टर्स कीजिए आप। देयर इज नो चेयर सुपीरियर देन एक्टर्स एंड रोलर्स। तानाशाह आर्डर वो निकालता है वहां पे, उसका समझ ही नहीं आ रहा है। उसकी एरोगेंस इतनी बड़ी है कि वो हमें 1.5 साल से घुमा रहा है। डबल बेंच हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, डबल बेंच हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ऑलरेडी के ऑर्डर दिया है कि आपकी गाड़ियों में कोई टैक्स नहीं भरना है, 1 नेशन 1 टैक्स जी, तो दूसरा कोई टैक्स नहीं भरना है। तो वो ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, वो ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं वो कर रहे हैं अभी। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट का वो डिसीजन नहीं मान रहे हैं तो फिर किसका डिसीजन वो मानेंगे? क्लियर डायरेक्शन कोर्ट से आई है कि इनको कोई टैक्स नहीं भरना है। दूसरा अहम मसला है, विदाउट एनी कंपनसेशन हम अभी गाड़ियां अपनी स्क्रैप कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट से हमें कोई एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है हमें गाड़ियां स्क्रैप करने में। उसमें हम उसको बोल रहे हैं कि एज पर एक्टर्स एज पर रूल आप चाहिए, जो रूल्स में लिखा है, जो एक्टर्स में लिखा है उस हिसाब से हम गाड़ियां स्क्रैप करेंगे। आप अपने तानाशाह ऑर्डर हमें बोल रहे हो कि ऐसा लाना है आपको, आपको वो फॉर्मेलिटी करनी है, ये फॉर्मेलिटी। देखिए, मोर इज सुपीरियर देन चेयर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट की जो गाइडलाइंस है वही हमें फॉलो, हम बोलते हैं वही हम फॉलो करेंगे। उसका समझ नहीं आ रहा है कि उसका एटीट्यूड क्या है। वो अगर समझ नहीं आ रहा है कि वो लोगों को सफर करा रहा है किस वजह पे करा रहा है और श्रीनगर में ही क्यों। JNK में 20 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू में 10 है और श्रीनगर में कश्मीर में 10 है। उन्हीं डिस्ट्रिक्टों में काम होता है, खाली आरटीओ कश्मीर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताइएगा उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या आप बोलिए, आपकी आवाज कैसी? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और मुद्दा आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला है या कुछ और भी है? हमारी देखिए, हम देखिए आरटीओ साहब करप्शन के खिलाफ है
और आज की डेट में आरटीआई ऑफिस में किसी जगह करप्शन नहीं है. वी अप्रिशिएट फॉर दैट. देयर इज नो करप्शन इन मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट. मगर जो बेसिक काम हमारे हैं वो नहीं हो रहे हैं वहां पे. हम ऑडिटर साहब को एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप वर्क कीजिए एज पर रूल्स एंड एज पर एक्ट्स. यू डोंट नीड टू फेवर अस. वी डोंट नीड फेवर्स. वी जस्ट वांट वर्क टू बी डन एज पर रूल्स एंड एज पर एक्ट्स. तो वो तो बुक्स पे नहीं जाता है, वो अपने माइंड पे जाता है. उसकी थिंकिंग में क्या है तो वो उस हिसाब से चलाना चाहता है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को. रूल तो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है. चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और शिकायत रखने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि काम जो है वो बेहतर हो. बहरहाल एक चीज़ तो बड़ी दिलचस्प है जो सुनने को मिली कि इस इदारे के अंदर जो करप्शन है वो बिल्कुल नहीं है, यानी करप्शन फ्री करने की कोशिशें का आगाज़ वहाँ पर हुआ है. और माजी में याद होगा कि इसी इदारे के अंदर किस तरीके का करप्शन होता था, लेकिन ज़रूर इस अफसर की पीठ थपथपाई है आवाम ने, लेकिन ये भी कहा गया कि रूल बुक के हिसाब से ही काम किया जाए. उम्मीद करें कि इस तरीके का मामला जो है वो हो. अब जनाब एक और हुक्मनामे की ओर चलते हैं और बात करते हैं डोडा की. और डोडा से ख़बर तो हमेशा जब आती है तो एक्सीडेंट की आती है, लेकिन इस बार इंतज़ामिया ने एक और फ़ैसला लिया है. और यह फ़ैसला ज़िला डोडा में तब लिया गया जब अयाम सर्दी ने दस्तक दी है, लेकिन हुकूमती सतह पर यह फ़ैसला तब लिया गया जब बिजली की कटौती और बिजली का बहरान भी पूरी वादी के अंदर देखने को मिल रहा है. वादी की तरह खित्ता चिनाब के अंदर भी आने वाले दिनों में बिजली का जो इजाफी बोझ है वो ज़रूर बढ़ सकता है. एक तरह से कहा जा सकता है कि डिपार्टमेंट इसके कहीं ना कहीं आज से ही फील कर रहा है. यही वजह है कि इंतज़ामिया ने एक ऑर्डर जारी किया है. और अब अगर कोई आप में से हीटर, गीज़र या एसी वगैरह ख़रीदना चाह रहा है तो ज़िला डोडा इंतज़ामिया जो है उसने एक ऑर्डर जारी करके कहा है कि बिजली का बिल आपको दिखाना होगा कि आपके पास जो बिजली का कनेक्शन है वो वैलिड है, उसकी जो लवाजमात हैं वो पूरी करनी होंगी, दिखानी होंगी, और उसके बाद ये चीज़ें आप ख़रीद सकेंगे. हुक्मनामा जब जारी किया गया है तो दुकानदारों से भी क्लियर कर दिया गया है कि आप जिस को जो चीज़ देंगे इस सरमा के दौरान तो उनके पास एक चीज़ का रिकॉर्ड कम से कम होना चाहिए. हीटर, गीज़र, एसी जैसे आलात अगर आप खरीदते हैं तो बिजली का बिल दिखाना ज़रूरी होगा. ज़िला मजिस्ट्रेट ने CRPC की दफ़ा 144 के तहत ऑर्डर जारी कर दिया है और मुतलका दुकानदारों को ये यकीनी बनाना होगा कि ऐसा कोई भी डिवाइस खरीदने वाले सारिफ या जो कस्टमर है उसके पास बिजली का दुरुस्त कनेक्शन और बिजली के बिल का तमाम जो उसकी वाजिबात हैं, यानी बिल पे किया हुआ होना चाहिए. उस हिसाब से किसी का कुछ थोड़ा बहुत भी बकाया होगा तो परेशानियां ज़रूर आएगी ये चीज़ें खरीदते हुए. इसी तरीके से पानी गर्म करने और हीटर में इस्तेमाल होने वाली जो नेक्रोम है, जो कॉइल्स हैं, उनको फ़रोग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर वो सरकार के या जो इंतज़ामिया की तरफ से जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं. महकमा बिजली को हुक्म की तामील के लिए हफ्तावार रिपोर्ट पेश करनी होगी. हर हफ्ते बताना होगा कि उसने इस ऑर्डर के मुताबिक काम किया है या नहीं. ज़िला मजिस्ट्रेट की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया उसमें कहा गया कि JPDCL जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके चीफ इंजीनियर के मुताबिक डोडा में बिजली कनेक्शन रखने वालों और जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी तादाद में बहुत फ़र्क है. लिहाजा ये चीज़ इसको यकीनी बनाने के लिए कि बहुत सारे लोगों के पास बिजली कनेक्शन है और कुछ लोग जो बिजली चोरी करते हैं उस चीज़ से भी बचा जा सकता है. अब ये एक तरफ के लिए ऑर्डर नहीं है, दूसरी तरफ दुकानदारों को कहा गया है कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर जो चीज़ आप फ़रोख्त करते हैं उसका आपके पास हिसाब किताब नहीं होगा. सर्दियों के मौसम में बिलखुसूस बिजली के बहरान से बचने के लिए फौरी तौर पर इस हुक्मनामे को अमलाया जाएगा, जिसके तहत आप देखेंगे मार्केट्स में थोड़ा असर भी ज़रूर पड़ेगा और इसके मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ अगर जो मकसद इसका है वो पूरा हो जाता है कि बिजली बहरान से बचा जाए, बिजली चोरी के कनेक्शन से बचा जाए और जिनके पास असली कनेक्शन हैं वही ये आलात ख़रीद सकें, तो फिर उस हिसाब से पॉजिटिव वे में भी इसे देखा जा सकता है. अगर आप हीटर, गीज़र, एसी जैसे आलात फ़रोख्त करते हैं, आप दुकानदार हैं, तो आपको भी रिकॉर्ड रखना होगा और ये बताना होगा कि सामान किसको फ़रोख्त किया गया है. खुसूसी टीमें इस हुक्म पर अमल जो होगा या नहीं होगा इसके लिए तहकीकात स्पेशल टीमें करेंगी. साथ साथ JPDC जो है और कमर्शियल टैक्स की जो टीमें हैं, महकमे की जो टीमें हैं, वो मुश्तरका तौर पर कार्रवाई मार्केट के अंदर करेंगी. दुकानदारों से भी रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए जाएंगे. यानी दो चीज़ें इससे की जाएंगी कि आप गीज़र, हीटर, बॉयलर ख़रीदना चाहते हो, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास रजिस्टर्ड बिजली कनेक्शन. और पार्ट 2 इसका ये है कि आपके पास रजिस्टर्ड बिजली कनेक्शन तो है,
लेकिन क्या आप माहाना बिल को जमा भी करते हैं या नहीं, ये भी लाजमन करार देने की कोशिश की गई है। और बिजली महकमे के जिम्मेदारों का मानना है कि इससे इस इलाके के अंदर, इस ज़िले के अंदर काफ़ी कुछ बेहतरी के आसार जो है वो दिख सकते हैं और जो अनशेड्यूल्ड पावर कट है इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौजवानों के लिए, तलबा के लिए एक अपडेट भी है और वो है नीट पीजी इम्तिहान के हवाले से, जिसको करने या ना होने पर सवाल पूछे जा रहे थे। तो एक अपडेट फटाफट से आपको बता दें, क्योंकि तैयारियां मुतलका हुकाम की जानिब से की जा रही हैं। जो पीजी मेडिकल कोर्सेज है उसमें दाखिले के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, ये आज क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अगले साल के आखिर में नीट पीजी का इम्तिहान होने की उम्मीद है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो इस साल होगा या नहीं ये पूछा जा रहा था। कौमी अहलियत का ये टेस्ट होता है जिस पर दाखिला भी इसी बेस पर मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएट अगले साल अप्रैल और मई में शेड्यूल इस तरह का जो आखिरी इम्तिहान हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो पीजी मेडिकल कोर्सेज हैं उनमें दाखिला नेशनल एग्जिट के नताइज पर मबनी होगा, जिस बेस पर मेडिकल कोर्सेज आगे लोग कर सकेंगे। एमबीबीएस के आखिरी साल के तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा और सरकारी ज़राए से पता चला है कि एक आला सतही मीटिंग हुई है जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने मरकजी वजारत सेहत को ये डिटेल्स दी हैं कि दिसंबर 2023 में नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट कराने का सरकार इरादा रखती है, या कंसर्न्ड अथॉरिटी यानी जो एनएमसी है वो इसका इरादा रखती है। अगर दिसंबर 2023 में ये इम्तिहान होता है तो जो बैच है साल 2019-20 का एमबीबीएस का, उसके तलबा के जो इस बैच के तलबा हैं उनको इम्तिहान में शिरकत का मौका मिलेगा। जो लास्ट प्रॉफ वाले होते हैं उनकी डिग्रीज कंप्लीट होने के साथ साथ मेडिकल कोर्सेज में भी वो आसानी से आगे दाखिला ले सकेंगे। साथ ही साथ 2024 बैच के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें दाखिले के लिए भी इन्हीं में से इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हीं नौजवानों को आगे जाने का मौका मिलेगा अगर अप्रैल और मई में ये सारा अमल मुकम्मल हो जाता है। दिसंबर 2023 से पहले पेपर हो जाता है 2024 में इन कोर्सेज का ये नौजवान हिस्सा बन पाएंगे। यानी दो तरह के इम्तिहान, एक जो एग्जिट टेस्ट है नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, और दूसरा नीट पीजी इम्तिहान है, वो अगले साल आखिर में होने की अब उम्मीद है। एक तो ये कहा जा रहा है कि एनएमसी ने अपनी तरफ से मुशावरत करने के बाद जो अपनी सतह पर उसकी मीटिंग हुई उसके बाद वजारत सेहत के सामने चीज़ें रखी हैं जिस पर हतमी फैसला कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो इम्कान है वो ज़ाब्तों के मुताबिक होगा और दिसंबर 2023 के यानी आखिरी महीने तक ये इम्तिहान जा सकता है, जिसका मतलब है कि 2019-20 का जो बैच है वो अगले साल के लिए तैयारी करे और फिर उसी हिसाब से 2024 के मेडिकल कोर्सेज जो करने हैं वो कंप्लीट होंगे उस बेस पे कि 2023 के रिजल्ट्स क्या होंगे। वो सामने आने के बाद रिजल्ट में मार्च अप्रैल का फिर सेशन 2024 का शुरू हो जाएगा। चलिए जनाब, अब ज़रा एक और ख़बर से आपको बाखबर करते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले 3 महीनों को अगर आप याद करेंगे तो एक केस सबसे ज़्यादा ज़बान ज़द ख़ास आम था, वो था हिजाब का मामला। और कर्नाटका के कॉलेज के अंदर मामला चला, जिसके बाद एंटायर कर्नाटका के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे हुए और कर्नाटका हाई कोर्ट का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला हुआ। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, जहाँ पर कर्नाटका हुकूमत के फैसले को फ़िलहाल बरकरार रखा गया। कहा गया कि ना, वर्दी अपनी जगह है और ये यूनिफॉर्म को लेकर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब इस खबर के बीच में जो एक अहम तरीन शख्स था, आदमी था, वो थे जनाब कर्नाटका रियासत के चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस, जो आजकल नहीं, अब साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं, वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ये एक बार फिर सुर्खियों के अंदर आज है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी साहब ने ही जो था वो हिजाब को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसको स्टैंड रखा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल हुकूमत ने नए लॉ कमीशन के क़याम को हरी झंडी दे दी है और बाज़ाब्ता तौर पर नए लॉ कमीशन के लिए नए चीफ का नाम भी सामने रखा गया है। और जिस नए सरबराह का नाम सामने रखा गया है वो रिटायर कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है, जिनको ये कहा गया कि जनाब ये होंगे जी चेयरपर्सन 22nd लॉ कमीशन के। ऋतुराज अवस्थी चेयरपर्सन है जी 22nd लॉ कमीशन के, जिसे हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। करंट लॉ कमीशन पैनल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि 21 फरवरी सन 2020 को, और उसके बाद उसकी मियाद जो है वो मुकम्मल हो रही है अगले माह। तो इसको देखते हुए उसके चेयरमैन और मेंबर की अपॉइंटमेंट से तकरीबन
एक डेढ़ महीना पहले ही जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने नए पैनल का ऐलान कर दिया है और ये नया पैनल जो है वो कमोबेश 3 साल के लिए काम करेगा। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक इस नए पैनल, इस लॉ कमीशन के सामने 2-3 बड़े फैसले होंगे और एक फैसला उन्हें लेना होगा, सरकार को फीडबैक देना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का जो मामला है, जो अभी भी आप सुन रहे हैं, कई रियासतों ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम उत्तराखंड और दीगर रियासतों ने कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज अमल में लाएंगे। एक तो उसके लेकर जितनी भी मामला है उस पर ये कमीशन जो है, लॉ कमीशन बातचीत करेगा और उसके साथ साथ जो दीगर मामलात है सिविल कोड के आसपास, उन पर भी कमीशन जो है वो बात करेगा। ये लॉ कमीशन जो है ये लीगली बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी लीगल कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज होते हैं वो इस कमीशन के पास जाते हैं और कमीशन सरकार को अपनी बात जो है वो बताता है। जस्टिस के.टी. संकारन इसके एक और रुकन बनाए गए हैं, प्रोफेसर आनंद इसके रुकन बनाए गए हैं, प्रोफेसर जी.पी. वर्मा इसके रुकन बनाए गए हैं, प्रोफेसर रका आर्या जो है वो इनको असिस्ट करेंगी वहाँ पर, और इस तरीके से एक और नाम भी सामने रखा गया। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से 2 दिन पहले इस प्रपोज़ल को मूव किया गया था, बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दे दी है वज़ारत लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, और अब नए लॉ कमीशन की सरबराही जो है वो रिटायर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं रीतू राज अवस्थी साहिबा वो इसको हेड करेंगी और 3 साल के लिए इस कमीशन का क़याम मुकम्मल 3 साल की मियाद कार जो है वो रखी गई है इस कमीशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले पर आपको अपडेट देते हैं। मुसलसल कल से अपडेट्स इस पर दी हैं और बात ज़रा इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने फिर से पहुंचा था और हदबंदी के बाद या 5 अगस्त के बाद जितने भी फैसले हुए उस पर एक नज़र दौड़ाने की एक कोशिश थी और इस सिलसिले में जो पीओजे के रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए 24 असेंबली नशिस्तों को मुख्तस रखने की अपील इलेक्शन कमीशन से की गई थी, लेकिन इस पर जो जवाब आया है वो बड़ा दिलचस्प है। जो पीओजे के या जिसे आप पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कुछ लोग कहते हैं या पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर उस हिस्से को कहा जाता है, 24 असेंबली नशिस्तों को जो रिजर्व रखा गया था, जो मुख्तस रखी गई थी, उनमें अपील की गई थी जम्मू के एक वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन से कि इनमें से कम 8 को मुख्तस किया जाए, 8 को रिजर्व रखा जाए इन लोगों के लिए जो इस वक्त आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस का हिस्सा बनेंगे। बात 5 अगस्त तक पहुंची, कहा गया कि 70 वर्षों से जो कुछ नहीं हुआ वो आपने अगर 3 वर्षों में किया है, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो फिर उन लोगों को भी जिनको हुकूक से अभी तक दूर रखा गया है उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए। अगर आप कश्मीरी पंडितों का या मुहाजिरीन का सोचते हैं तो फिर 24 में से 8 नशिस्तें जो मुख्तस होनी चाहिए। जम्मू के एक वकील थे, उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट विंग के वकील की जानिब से अपील की गई इलेक्शन कमीशन से कि आप इस पर खुद फैसला लें, लेकिन जो जवाब आया है उनकी खत के जरिए जो जवाब वापस मिला है जम्मू के वकील को, उसमें एक तो हदबंदी कमीशन की जो सिफारिशात हैं उसके दलाइल या उसकी जो सिफारिशात थी वो अपनी जगह, लेकिन असेंबली सीटों में कमी करना या इन्हें रिजर्व रखना, इन नशिस्तों को किसी मखसूस जुमरे में लाना, ये फैसला हमारे दायरा इख्तियार में नहीं बल्कि मरकज़ के दायरा इख्तियार में ही है। इलेक्शन कमीशन का जवाब जम्मू के इस वकील को गया जिसमें क्लियर कर दिया गया कि जो कमीशन बना था 5 मई 2022 को, जो ख़त्म भी हो चुका है डिलिमिटेशन कमीशन, उसने भी जो सिफारिशात रखी हैं पीओजे के रेफ्यूजीज़ के हवाले से या मगरबी पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए या वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, उन 24 नशिस्तों का जो जिक्र किया गया था, कहा कि उन सिफारिशात को भी मरकज़ के सामने रखा गया है, उनका हमने भी हवाला दिया है, कमीशन ने भी दिया है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है कि इन 24 में से 8 नशिस्तों को हम रिजर्व उन लोगों के लिए रख सकें। हतमी फैसला मरकज़ को ही करना होगा। चलिए जनाब, हतमी फैसला मरकज़ ने लेना है और हमारे प्रोग्राम का फैसला पैनल प्रोड्यूसर्स लेते हैं, जो बता रहे हैं कि इस वक्त छोटा सा ब्रेक लेना है जी, यानी तिजारती वक्फा होगा। तिजारती वक्फे के उस पार आएंगे तो तीसरा पड़ाव होगा, फ़ोन लाइन से शुरुआत भी होगी, यानी तीसरे पड़ाव पर हम फ़ोन लाइन भी आपके सामने खोलेंगे जहां पर आप बात करेंगे। आपके साथ ये भी बात करेंगे कि नितिन गडकरी साहब क्या कुछ कह रहे हैं और उस बड़े फैसले
जो या मरकजी हुकूमत की तरफ से लिया गया था डिमोनेटाइजेशन, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बरहम क्यों है, कहां पर क्या कुछ कहा गया, इस खबर से तीसरे पड़ाव पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारा साथ दें।